नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बीए लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एक और महत्वपूर्ण सेशन पर। जी हाँ, एग्जाम के चलते अभी एग्जाम जस्ट आपके आने वाले ही हैं, तो ये आपके एग्जाम को देखते हुए मैं एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर के आया हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, यानी व्यक्तित्व विकास की, जो अधिकतम छात्रों के वोकेशनल में सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आज इस पर जो है हम सेकेंड टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसके वन बाय वन करके कुल 15 लेक्चर में लेकर के आने वाला हूँ। 15 लेक्चर पूरे मॉडल क्लासेस के रूप में होने वाले हैं, जहां पर हम सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन आंसरों पर डिस्कस करते हुए महत्वपूर्ण टॉपिकों को ही यहां पर कवर करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं सीधे अपने सेशन की ओर। बाकी सब डिस्कशन हम क्लास के एंड में भी कर पाएंगे, ठीक है, कर लेंगे। चलिए देखिए, बाकी जो सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी सब्जेक्ट भी देख सकते हैं, और बाकी सारे नोटिफिकेशन में सब कुछ इसके सबके बारे में क्लास के एंड में बताने वाला हूं। जैसे आपकी व्यक्तित्व विकास की आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स है मॉडल पेपर की, ये फाउंडेशन की नोट्स है, कैसे मिलेगी, अगर नोट्स चाहते हैं तो आप सेशन के लास्ट तक जरा रोकिए। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है। इसमें यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक ही उठकर बाहर आ रहा है। देखिए, व्यक्तित्व पर वंशानुगत, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों का प्रभाव पर आज हम चर्चा करेंगे। इस तरह से कुल मिलाकर 3 यूनिट तक 15 टॉपिक आपके होने वाले हैं। अब एक कुछ चंद सेकंड में अब देख लेते हैं कि अपने टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या कवर करने वाले हैं। टेबल ऑफ कंटेंट मतलब क्या, इस पूरे लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 5 पॉइंट हैं आपके। सबसे पहले भूमिका बनाएंगे, एक है ना, भूमिका तैयार करेंगे टॉपिक की। उसके बाद वंशानुगत कारक देखेंगे, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक। ये, और उस लास्ट में हम छोटा सा एक निष्कर्ष देखेंगे। तो ये 5 पॉइंट आपके होने जा रहे हैं इस टॉपिक के। और अंत में मैं आपको एग्जाम टिप दूंगा कि इस पेपर में लिखना कैसे, एग्जाम में कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है। और पॉइंट नंबर 7 में 5 टॉप एमसीक्यू देने वाला हूं। तो ये 7 पॉइंटों के आधार पर ही जो है हमारा आज का सेशन आधारित है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट करके इनको समझना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ये आपका आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज के टॉपिक से संबंधित है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर आज के टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल करते हैं स्टार्ट क्लास की, लेते हैं पॉइंट नंबर 1 से कहानी की शुरुआत करते हैं, यानी कि भूमिका से। जी हाँ दोस्तों, दरअसल व्यक्तित्व विकास मनुष्य के जीवन का एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये आप सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं। बहुत कुछ नया नहीं बताने वाला हूं मैं आप लोगों को, आप कुछ समझते हैं, लेकिन उसको रिकॉल करना है। और दूसरी बात ये कि कंटेंट को जमा कर लिखना कैसे है, कौन से कंटेंट को हमें शामिल करना है, ये एक हमारे सामने बड़ी चुनौती होती है ना। तो यही आपकी आज का मेन कॉन्सेप्ट आपका यही रहने वाला है कि आपको इनको कवर करना कैसे है। चलिए मैं पेन ले लेता हूं और इस कहानी को करते हैं शुरुआत। देखिए दरअसल व्यक्तित्व विकास जो होता है दोस्तों, ये कोई क्षणिक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि जीवन भर चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया होती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व केवल जन्म के साथ तय नहीं होता, बल्कि जन्मजात गुणों के साथ साथ पर्यावरणीय परिस्थितियां भी उसको प्रभावित करती है। जी हाँ, मतलब ये कि जो हमारा व्यक्तित्व होता है ना, ये हमें जन्म से तो मिलता ही है, लेकिन जन्म के बाद भी हम इसे अर्जित करते हैं अपने व्यक्तित्व को। पर दिन मतलब कि पर डे, हर रोज हम अपने व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ जोड़ते चले जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्तित्व के निर्माण में कई स्रोत कार्य करते हैं, कई अलग अलग स्रोत कार्य करते हैं। जैसे वंशानुगत कारक होते हैं, सांस्कृतिक कारक होते हैं और आर्थिक कारक भी होते हैं। यानी कि ये वो माहौल है, वंशानुगत वो माहौल है, संस्कृति या आर्थिक कारक वो माहौल है जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, और उनके अनुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व डेवलप होता है। और हम दरअसल इन्हीं 3 कारकों, यानी वंशानुगत, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों पर ही आज का पूरा सेशन हमारा बेस्ड है। इन्हीं पर हमें चर्चा करनी है। इन तीनों कारकों को संयुक्त प्रभाव से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व आगे विकसित होता चला जाता है। क्लियर है? तो दोस्तों, इन तीनों कारकों पर हमें आज को कंप्लीट डिटेल में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वंशानुगत कारक। तो ऐसे कौन से वंशानुगत कारक है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहरे रूप से प्रभावित करता है। दरअसल दोस्तों, वंशानुगत जो है ना, वंशानुगत कारक जो है वो गुण होते हैं जो व्यक्ति को अपने माता पिता या पूर्वजों से जन्म से ही प्राप्त होते हैं। जी हाँ, वंशानुगत कारक कौन से, वंशानुगत कारक कौन से होते हैं जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं अपने माता पिता से या पूर्वजों से। ये वो जीन होते हैं, या कहें कि जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये कारक पहुंचते रहते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि वंशानुगत कारकों का जो प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव किस प्रकार का हो सकता है। तो ध्यान सुनिएगा, मतलब जो हमें वंशानुगत व्यक्तित्व मिलता है ना, वो किस प्रकार का होता है, उसको हम कैसे जज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो हमें शारीरिक बनावट मिलती है, ये शारीरिक बनावट हम बाहर से अर्जित नहीं करते, शारीरिक बनावट को, बल्कि ये हमें वंशानुगत रूप से मिलती है। शारीरिक बनावट मतलब जैसे व्यक्ति की ऊंचाई, उसका रंग, आंखों का रंग, शरीर की संरचना, वो मोटा है, दुबला है, पतला है, जैसा भी।
है ना। तो ये शरीर की जो बनावट होती है ये हमें जन्म से प्राप्त होती है, ये भी हमारा व्यक्तित्व होता है। इसके अलावा बौद्धिक क्षमता जैसे बुद्धि, स्मरण की शक्ति, सीखने की गति, ये भी हमें जन्म से प्राप्त होती है ना। जन्म इनको हम और ज्यादा तीक्ष्ण बना सकते हैं, इन्हें हम और ज्यादा प्रभावशील बना सकते हैं, लेकिन जो मेन क्वालिटी होती है ना ये हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। वही हमारा स्वभाव या हमारी प्रवृत्ति कहां से मिलती है, हमें जन्म से मिलती है। मानसिक क्षमताएं भी हमें कहां से मिलती है, जन्म से मिलती है। जैसे मानसिक क्षमताएं मतलब तर्क शक्ति, हम कितना अच्छा तर्क कर पाते हैं, हम कितनी अच्छी कल्पना कर पाते हैं, हम कितनी अच्छी संवेदनाशील हमारे पर्सनालिटी हो सकते हैं, ये सारी बातें हमें जन्म से मिलती है दोस्तों। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वंशानुगत कारक के अंतर्गत कौन कौन से कौन कौन से कारक आएंगे, शारीरिक बनावट, बौद्धिक क्षमता, स्वभाव प्रवृत्ति और मानसिक क्षमताएं, ये 4-5 कारक पर्याप्त है वंशानुगत कारक के अंतर्गत जो हमें प्रभावित करते हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से इसको और आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए उदाहरण के लिए कहा, यदि माता पिता बुद्धिमान और शांत स्वभाव के हैं तो बच्चे में भी ऐसे ही गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही गुण विकसित होंगे, ये 100% नहीं है, लेकिन संभावनाएं ज्यादा होती है। अगर माता पिता बुद्धिमान है या शांत स्वभाव के हैं तो बच्चे भी बुद्धिमान होंगे, शांत स्वभाव के होंगे, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सारे के सारे गुण कॉपी पेस्ट हो जाए, नहीं, लेकिन यह है कि आधार वंशानुगत हो जाता है, मतलब उसके कुछ जीन उसमें आ जाते हैं, बच्चे में आ जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि वंशानुगत कारक व्यक्ति की नींव को तैयार करते हैं, रूट को तैयार करते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद अगर बात करें सांस्कृतिक कारकों की तो ध्यान सुनिएगा। वंशानुगत जन्म से लेकर आ गए, अब वो संस्कृति में आ चुका है, जन्म हुआ संस्कृति में आ गया, मतलब सांस्कृतिक कारक अब उसको कैसे प्रभावित करेंगे जरा ध्यान से सुनिए। दरअसल संस्कृति का मतलब होता है समाज के उन विश्वासों, परंपरा, है ना, रीति रिवाज, भाषा, धर्म, नैतिक मूल्य, जीवन शैली, इन ये सब क्या होते हैं, हमारे सांस्कृतिक कारक होते हैं। मतलब कि हमारी संस्कृति जिससे व्यक्ति प्रभावित होता है और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। तो व्यक्ति जन्म के बाद में किससे प्रभावित होता है दोस्तों, सबसे पहले सुनिए, विश्वास से, समाज के विश्वास से यानी कि धर्मों से, मान लीजिए परंपराओं से, रीति रिवाज से, भाषा से, नैतिक मूल्यों से, जो जीवन शैली है व्यक्ति की, उन सब से क्या होता है, व्यक्ति इन सब से प्रभावित होता है। और इसके अलावा सांस्कृतिक प्रभावों के अगर हम बात करें, सांस्कृतिक जो कारक है इनका प्रभाव कैसे पड़ता है व्यक्ति पर, यह इसका क्या लक्षण हो सकते हैं। देखिए मूल्य और विश्वास, मूल्य और विश्वास, अब सत्य बोलना, ईमानदारी रखना, अहिंसात्मक होना, है ना, अहिंसात्मक और अनुशासनात्मक होना, ये सब बच्चा बचपन से सीख के आता है या फिर बाहर आकर के, मतलब जन्म लेने के बाद में अपने समाज से सीखता है, अपनी सोसाइटी से सीखता है, एग्जैक्टली अपनी समाज से सीखता है ना। इसी प्रकार से भाषा और अभिव्यक्ति, वो कौन सी भाषा बोलता है, बोलने का ढंग उसका कैसा है, सोचने की उसकी शैली कैसी है, ये सब डिपेंड करता है उसकी समाज पर, यानी उसकी संस्कृति पर। वहीं परंपराएं और रीति रिवाज, सामाजिक व्यवहार या आचरण, कैसा आचरण करेगा वो समाज में, उसका समाज के अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, ये सब कहां से डिफाइन होगा, उसकी समाज से, उसकी संस्कृति से। वहीं धार्मिक प्रभाव, सहनशीलता, करुणा और नैतिकता, वो किस धर्म का पालन करता है, उसका धर्म उसको जिस प्रकार की सहनशीलता सिखाता है, करुणा सिखाता है, नैतिकता सिखाता है, वो उसी प्रकार से उसका पालन करता है। सही है। वहीं सामाजिक अपेक्षाएं जैसे स्त्री पुरुष भूमिकाएं, कर्तव्य बोध आदि आदि, उसके संस्कृति उसको सिखाती है। स्त्री पुरुष की भूमिकाएं क्या है, यानी कि स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव करना अगर उसकी संस्कृति सिखाती है तो वो भेदभाव करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, है ना। उदाहरण के लिए ग्रामीण संस्कृति में पला एक बच्चा सामूहिकता और सहयोग को महत्व देगा। अगर कोई बच्चा ग्रामीण माहौल में पल बढ़ के बड़ा हुआ है तो वो सामूहिकता यानी कि सहयोग पर महत्व देता है, जबकि शहरी संस्कृति में जो बच्चा पल बढ़ के बड़ा होता है वो आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनेगा। माहौल का डिफरेंस, इस प्रकार संस्कृति व्यक्ति के विचार, व्यवहार और दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित करती है दोस्तों। तो ये कुछ मेन इफेक्ट होते हैं सांस्कृतिक कारकों के। वहीं अगर बात करें दोस्तों इसके तीसरे इफेक्ट की, आर्थिक कारकों की, तो आर्थिक कारकों के अंतर्गत कौन कौन से, भाई उसकी क्षमता क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसके पास रोजगार क्या है, उसके पास में रोजगार यानी आय के साधन कौन कौन से, उसका जीवन स्तर कैसा है, उसके पास भौतिक संसाधनों की कमी है या नहीं है, ये सारी बातें भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहरे रूप से प्रभावित करती है। आर्थिक कारकों के अगर प्रभाव की बात करें तो जैसे शिक्षा के अवसर, अब बच्चे की अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है, आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उसे अच्छे शिक्षा के अवसर मिलेंगे, आत्मविश्वास उसको मिलेगा, जीवन शैली उसकी अच्छी खासी होगी, सोचने की और आकांक्षाएं उसकी अच्छी अच्छी होगी, सोचने की क्षमता अच्छी होगी, वो
एक बड़े सपने देख पाएगा, मानसिक संतुलन उसका बेहतर रहेगा, है ना। कब? जब उसका आर्थिक स्तर बहुत अच्छा होगा, आर्थिक स्तर पर उसकी जीवन शैली अच्छी होगी। तो ये सारे जो प्रभावित होगा वो प्रभावित, अगर वहीं इसका उल्टा कर दीजिए, अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो शिक्षा के अच्छे अवसर नहीं मिल पाएंगे, आत्मविश्वास में उसकी कमी, उसमें कमी पाई जाएगी, जीवन शैली उसकी, खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य वगैरह थोड़ा कमजोर रहेगा, सोचने की क्षमता यानी कि सपने देखने का स्तर भी थोड़ा छोटा ही रहेगा, मानसिक संतुलन थोड़ा सा इधर उधर देखा जा सकता है। तो ये कुछ आर्थिक कारकों का प्रभाव हो सकता है व्यक्ति के व्यक्तित्व के डेवलपमेंट पर। उदाहरण ले लेते हैं, चलिए उदाहरण देख लेते हैं जरा। जिसे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का बच्चा संघर्षशील आत्मनिर्भर बन सकता है। अब ध्यान सुनिएगा, अगर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उस परिवार का बच्चा संघर्षशील बनेगा, संघर्ष करने वाला बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन वहीं अगर उसमें हीन भावना विकसित हो जाती है तो इससे क्या होगा, उसमें कभी कभी हीन भावना विकसित हो सकती है। हीन भावना, जी हाँ, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो वो संघर्षशील आत्मनिर्भर क्यों बन रहा है, वो सोचेगा कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पूरी दुनिया को वो उसी नजरिए से देखना चालू कर देगा, है ना। तो वो समझेगा कि उसका सपोर्ट कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे आत्मनिर्भर बनना ही चाहिए। इसलिए आर्थिक कारक व्यक्ति को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों से प्रभावित करता है। आर्थिक कारक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों से प्रभावित करेगा। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं छोटे से निष्कर्ष पर, हम जरा चर्चा कर लें कि इन तीनों पॉइंटों का एक अच्छा सा निचोड़ क्या हो सकता है, जो हमारे एग्जाम में अच्छे से पॉइंट हम डालकर लिख सके ताकि एग्जामिनर अच्छे से प्रभावित हो जाए। तो दोस्तों ये स्पष्ट है कि व्यक्तित्व का विकास किसी एक कारक पर निर्भर नहीं करता। आपका व्यक्तित्व अगर आप विकास करना चाहते हो, उसका डेवलप करना चाहते हो अपने व्यक्तित्व को, तो ये मान लीजिएगा किसी एक कारक पर निर्भर नहीं करता कि आपने कुछ एक चीज सीख ली आपका व्यक्तित्व निखर गया, ऐसा नहीं होता है। वंशानुगत कारक कारक जो होते हैं आदान प्रदान करते हैं, वंशानुगत कारक कारक आधार प्रदान करते हैं। क्या गलत पढ़ रहा हूं यार मैं, 1 मिनट सॉरी। जो हमारे वंशानुगत कारक होते हैं वो हमारी नींव तैयार करते हैं, लेकिन वहीं जो हमारे सांस्कृतिक कारक होते हैं ना, वो हमको क्या देते हैं, दिशा प्रदान करते हैं, दिशा देते हैं। लेकिन वहीं आर्थिक जो कारक होते हैं वो हमारी स्थिति को गति देते हैं, हमारे सामने नए नए अवसर प्रदान करते हैं हमको। तो इन तीनों कारकों के समन्वय से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व बेहतर तरीके से विकसित हो तो उसके लिए इन तीनों कारकों का मिला जुला रूप होना बहुत जरूरी है। अब मान लेते हैं दोस्तों कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में आ गया, मैंने जो आपको प्रारंभ में 2 क्वेश्चन दिए थे, अगर वो 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो अब इसी टॉपिक को आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, लिखने का जो फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बताया ना, बिल्कुल फॉर्मेट वही रहने वाला है। लेकिन सबसे मेन चीज, उत्तर की शुरुआत आप लोग जो है भूमिका से करोगे, याद रखिएगा। जो मैंने जिस प्रकार से मैंने स्लाइड में भूमिका से उत्तर की शुरुआत की है, बिल्कुल भूमिका से आप लोग, यानी पॉइंट नंबर 1 आपका भूमिका रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में जो आपके पॉइंट होने वाले हैं वो एकदम सरल होना चाहिए और उदाहरण बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि पढ़ते ही एग्जामिनर को सटीक यहाँ प्रहार करे। और हाँ एक बात और, उदाहरण बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 4-5 लाइन का बहुत है, बस मैक्सिमम 4 या 5 लाइन का उदाहरण होना चाहिए, उससे लंबा नहीं। इसके अलावा जो निष्कर्ष है आपका वो एकदम संतुलित होना चाहिए। ऐसा नहीं निष्कर्ष में ही आप 2-2.5 पेज भर दो, नहीं दोस्तों, 7-8 लाइन का निष्कर्ष पर्याप्त होता है। उत्तर को साफ सुथरी हेडिंग के साथ में लिखिएगा, पॉइंट शैली में प्रस्तुत करें, जैसे मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आंसर को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से जमा करके मैं आपके सामने है ना। शब्द सीमा का खासकर ध्यान रखना है, स्पष्ट और सरल शब्दों का ही आप लोगों को प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि आप कंफर्म नहीं है टॉपिक में, आपको पता नहीं मुझे क्या लिखना है, तो आपने ऐसी भाषा का उसमें इस्तेमाल कर दिया, है ना, उर्दू फारसी पता नहीं कौन सी भाषा में लिख करके आ गए। आप सोच रहे हैं ना कि बस एग्जामिनर को समझ नहीं है, बस उसको देखना चाहिए कि हाँ पेज भरे हुए हैं, क्या पता क्या लिखा गया है, पता नहीं, उसको भी नहीं पता चलना चाहिए। तो ऐसी भाषा का प्रयोग कृपया करके ना करें, बेहतर होगा। ये 5 एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपके सामने खोलकर रख रहा हूं, आप लोग पढ़ लीजिएगा नोट्स डाउनलोड करके, मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम इनका नहीं लूंगा। ये 5 टॉप कैटेगरी के एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको सभी को पता है एग्जाम में 10 एमसीक्यू आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो 10 एमसीक्यू में आपको हर टॉपिक पर, मतलब हर लेक्चर में 15 लेक्चर होने वाले सीरीज में 15 ही लेक्चरों में 5-5 एमसीक्यू दूंगा, ऐसे कुल मिलाकर के 75 एमसीक्यू हो जाएंगे। उनमें से 10 एमसीक्यू 100% आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएंगे उनमें से। क्लियर है? तो नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक छोड़वा रहा हूं। कल जो हम सेशन पर बात करेंगे इसके पॉइंट नंबर 3 पर बात करेंगे, टॉपिक नंबर 3 पर, जिसमें बात करेंगे व्यक्तित्व के जैविक और संवैधानिक सिद्धांतों पर। क्लियर है? चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। हाँ नोट्स की मैं चर्चा कर लूं अब सेशन के एंड में। मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये व्यक्तित्व विकास के मॉडल पेपर 2026 के
टॉप आईएमसी क्वेश्चन आंसरों की सीरीज है, नोट्स है, पीडीएफ नोट्स है, कस्टमाइज आंसर शीट बनाई गई है। यहाँ पर 15 दीर्घ प्रकृति के प्रश्न होते हैं उनके उत्तरों के साथ, 10 लघु प्रकृति के प्रश्न होते हैं उत्तरों के साथ में। ठीक है, ऐसी नोट्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है, इसके माध्यम से आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। और ऑल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो 249 के सब्सक्रिप्शन में आप ऑल सब्जेक्ट की आईएमपी क्वेश्चन आंसर की नोट्स भी ले सकते हो। वही फाउंडेशन की भी चाहिए तो 149 के सब्सक्रिप्शन प्लान में आप फाउंडेशन के चारों नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो। सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा, अच्छा लग रहा है और आप थर्ड ईयर तक कंप्लीट आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं डिटेल क्लासेस के साथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सेशन को लाइक, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में जो भी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, बीए वाले छात्र हैं, उनको सेशन को शेयर कर देना ताकि हर जरूरतमंद छात्र तक सेशन पहुंच जाए और अच्छे से जो है वो इन सभी सब्जेक्टों को बेहतर तरीके से समझ पाए। मिलेंगे कल वाले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।